आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद कम क्यों है। तादाद कम है तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। हम देखते हैं कि पुलिस फोर्सेज में, आर्मी में, जुडिशरी सर्विसेज में तादाद जो है वो बहुत कम है। आखिर क्यों है ये और कैसे इसको प्रॉब्लम को दूर किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान यहाँ पर मेरे साथ हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं सफदर एच खान साहब, आप स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। इस्तकबाल है आपका। और खास बात यह है कि ये पुलिस सर्विसेज में भी रह चुके हैं। और इनके अलावा सैयद जफर महमूद साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं आप, और कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं और साथ ही ज़कात फाउंडेशन जो है उसके भी जिम्मेदार हैं। ये आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मूसा रजा साहब, आप चेयरमैन हैं साउथर्न एजुकेशन ट्रस्ट के, आपका भी इस्तकबाल है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है और ऑडियंस के दरमियान डॉक्टर महराज मौजूद हैं यहाँ पर, आप मेंबर हैं फिल्म सेंसर बोर्ड के। सबसे पहले सफदर साहब आपके पास ही आएंगे। पुलिस फोर्स, जुडिशरी सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, सब जगह हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। आज़ादी के वक्त जो थी दहाई में थी, 2 अंक में थी अगर कहा जाए, और आज जो है वो इकाई में सिमट करके रह गई है। आपको क्या वजह लगती है, क्यों लगातार जो है तादाद कम हो रही है? देखिए, इसमें कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली तो ये है कि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है। ये भी बहुत सी ये वजह है। और दूसरी वजह मैं समझता हूँ एजुकेशन की भी है। एजुकेशन का ये है कि जो भी मतलब ज़्यादातर तो आपको मतलब मुसलमानों में मिलेंगे हाई स्कूल 10th पास किया और ड्रॉप आउट मतलब वो छोड़ के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और जो पहले मैंने बताया अवेयरनेस का, अगर लोगों को मालूम हो, लेकिन अब जो है थोड़ा सा अवेयरनेस है लोगों में, मतलब शुरू हुआ है काम करना। और ज़्यादातर लोग जो हैं अब चाहते हैं कि कंपटीशन में बैठें, किस तरीके से अपना फोर्सेस में आए। इसी वजह से बहुत सी इवन हमारे जफ़र महमूद साहब अपना वहाँ पर भी कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं भी वहाँ पर हूँ, मूसा रज़ा साहब भी वहाँ पर हैं। वहाँ पर भी हम कोचिंग क्लासेस IAS IPS उसके लिए भी चला रहे हैं, और जूनियर लेवल की कोचिंग क्लासेस भी चला रहे हैं कि अगर कोई इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टरी के लिए भी आता है, उसके लिए भी कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। जो मेन मेरे ख्याल से जो वजह वही है कि एजुकेशन की, मैं तो मानता हूँ उसको। जफर साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तादाद जो है वो वाकई बहुत कम हो गई है, ये जो है आपको लगता है कि डरने की जरूरत है इससे? कम्युनिटी को नुकसान तो हो ही रहा है, नुकसान के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खौफजदा होने की जरूरत है। इतनी लगातार तादाद कम हो रही है, उससे बहुत सारा जो है फर्क कम्युनिटी की तरक्की के ऊपर पड़ रहा है। नहीं, डरने की तो खैर कोई ज़रूरत है ही नहीं, ना कोई गुंजाइश है डरने की जी। लेकिन ये कि असलियत में जैसा कि अभी सफदर भाई कह रहे थे, ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। और ये बात मैं आपको इसके लिए कुछ आंकड़े देता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया 2012 में सिविल सर्विसेज का, UPSC का, उसमें 910 पोजीशंस भरी गई हैं। 910 पोजीशंस में जो 13.4% मुस्लिम पॉपुलेशन है सेंसस के हिसाब से, मर्दमशुमारी के हिसाब से, उसके हिसाब से 123 मुसलमान होने चाहिए थे, लेकिन 29 मुसलमान आए, 29 आए, है ना। तो जाहिर है 94 सीटों के ऊपर जो मुसलमानों की होनी चाहिए थी उस पर दूसरे लोग बैठे हुए। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है वो ज़्यादा अहम है, वो ये है कि इन 910 सीटों के लिए 5.5 लाख कैंडिडेट पूरे इंडिया से बैठे थे। तो 13.4% मुसलमान हैं, उसके हिसाब से 78,000 मुस्लिम कैंडिडेट होने चाहिए थे, लेकिन पूरे मुल्क से बैठे थे 1200 कैंडिडेट। तो फिर जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिटी की खुद की अपनी है। दूसरी चीज़ ये कि कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। तालीम में मुसलमान बहुत पीछे यकीनन हैं, लेकिन वो एक इम्पेडिमेंट नहीं है, वो एक चैलेंज नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि सेंसस ने ही ये भी लिखा हुआ है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा 25 लाख करीब मुसलमान ग्रेजुएट्स या मोर देन दैट एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। लिहाजा कमी नहीं है कैंडिडेट्स की, और उसमें बैठने के लिए तो बहुत थोड़े से चाहिए। लिहाजा ये कि खाली जो मिल्लत के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, काबरीन हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो आगे बढ़ के आएँ, अपना वक्त लगाएं, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को तैयार करें और उसके बाद उन्हें बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डालें और आना शुरू हो जाएंगे लोग। आपने कहा कि खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। खौफजदा होने की ज़रूरत क्यों नहीं है? 100 कुछ जो है वो होने चाहिए थे। खौफजदा तो हम तब हों जब हम मजबूर हों। हाँ। मजबूर नहीं है ना। देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में तो मजबूर हैं, वहाँ तो शेड्यूल कास्ट के डेफिनेशन से निकाल दिए गए हैं वगैरह वगैरह,
और जो मुस्लिम कंसंट्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, उसकी डेफिनेशन हम निकले हुए हैं वगैरह, वहाँ तो है, वहाँ तो मजबूर हैं, लेकिन यहाँ मजबूर नहीं हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन में कंट्री में हम मजबूर बिल्कुल नहीं हैं। तो जब हम मजबूर नहीं हैं तो खौफ होने की क्या ज़रूरत है? फिर तो अंधे अपने गिरेबान में झांक के देखना है ना, और तैयारी करनी। हमें देखना है कि हम कितने काबिल हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है मूसा रजा साहब, आपने कहा कि खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, आपने जो है वो कहीं ना कहीं मायूसी भी जताई है कि भाई ये मायूसी तो है और इसके जिम्मेदार हम हैं। क्या वाकई सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार है, या आपको लगता है सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है, सिस्टम भी जिम्मेदार है? किसी शायर ने कहा कि कुछ तुम्हारी निगाह बदजन थी, कुछ मुझे भी ख़राब होना था। हम डिस्क्रिमिनेशन तो है, अब हम उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं देखता आ रहा हूँ कि कुछ रियासतों में जहाँ 3% या 4% रिजर्वेशन दिया गया, जैसे कि कर्नाटका में दिया गया, तमिलनाडु में दिया गया, आंध्र प्रदेश में तो कोर्ट में वो कोर्ट का मामला है, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन जहां भी रिजर्वेशन दिया गया है रिक्रूटमेंट में, वहां भी फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है? कि कुछ लोग मेरे पास कुछ दिन पहले फरियाद लेकर आए थे कि साहब ये जो नीचे के अफसरान हैं जो रोस्टर बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं कि वो जो कट ऑफ पॉइंट होता है उसमें सब निकल जाती हैं, मुस्लिम्स निकल जाती हैं। अब वो कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी उस पर बैठकर देखे कि भाई ये बाकायदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कट ऑफ कर रहे हैं, ताकि मुसलमान उसमें नहीं आए। अभी हमारे भाई ने कहा कि ज़फ़र महमूद साहब ने कि हिंदुस्तान में ये प्रोपोर्शन है मुसलमानों का 13.5%, पौने 14%, उन्होंने आंकड़े पेश किए। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद सिर्फ 1200 लोग अगर आईएएस और सिविल सर्विसेज के लिए बैठते हैं, तो उससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? ये नतीजा तो इस तरफ का ये है कि ये कुनूतियत तारी हो गई है कौम पर। कई सालों से जब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, मुसलमान बैठते रहे एग्ज़ाम्स में और पास नहीं हो पाए, फेल हो गए, हर यहाँ गए ठोकर खाई, वहाँ गए ठोकर खाई, कुछ नहीं हुआ। तो अब जाकर वो क्या सोचने लगे कि भाई खामखा क्यों पैसा इसमें डालें, क्यों बैठे, हमको तो मिलने वाली सीट है नहीं। लेकिन नाउम्मीदी शुरू में ही आपने एकदम से जो है वो करियर की शुरुआत में अगर नाउम्मीदी हो जाएगी, यही वजह तो है कि इस नाउम्मीदी की वजह से ही वो 1200 लोग बैठ पाए, वरना बहुत ज़्यादा लोग बैठ सकते थे। ये मेरा कहने का मतलब है। इस नाउम्मीदी को हटाने की ज़रूरत है। जैसे ज़फ़र महमूद ने कहा कि भाई क्या ज़रूरत है हमको खौफज़दा होने की? अगर हम बैठेंगे और अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे, हमको जो तैयारी करनी है वो तैयारी करके बैठेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि अब देखिए ज़फ़र महमूद साहब ने एग्ज़ाम पास किया, कोई उनके पीछे तो था नहीं। बिल्कुल। मैं आईएएस में आया, आप खुद भी हैं, सफदर साहब जो है पुलिस सर्विसेज में पहुंचे। तो हम लोगों ने कोई और जिस जमाने में एक अहम बात यह कि जिस जमाने में आप लोगों ने जो है वो सर्विसेज में जो है एग्जाम के लिए बैठे होंगे और एग्जाम पास किया होगा, फिर इंटरव्यू में बैठे होंगे, मतलब आप ये नहीं कह सकते उस वक्त लोग अवेयर थे, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब तो हालात फिर भी ठीक हुए हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ अवेयरनेस ही जिम्मेदार है? जो हायर सिविल सर्विस है वही ब्यूरोक्रेसी बनाती है कंट्री की, तो उसमें न बैठने के लिए तो अवेयरनेस आप कहें या ये कहें कि मिल्लत के जो अकाबरीन हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं, ये तो यकीनन अगर 100% नहीं तो 99% जिम्मेदारी इसी फैक्टर की है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी मौजूद है मुल्क में, वो जैसी भी हो, मुस्लिम अंडर रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर, बहुत टेरिबल अंडर रिप्रेजेंटेशन है जुडिश, इसमें सिविल सर्विसेज में 2.5 से 3% तक हैं। ये सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट है, 3.2%, इसमें सारे लगा ली उन्होंने उसमें, और उसमें प्रोमोटिव भी जोड़ ली। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट खाली नहीं है वो, तो लिहाजा वो 2.5% से 3% के बीच में टोटल है, जबकि 13.5% गवर्नमेंट खुद कहती है मुसलमान है ना। तो ये बात तो लिहाजा ये बात तो तय है कि आज की तारीख में ये प्रॉब्लम तो है। अब वहाँ चूँकि ब्यूरोक्रेसी में मुसलमान नहीं हैं, इस वजह से आप तकरीबन मोटी बात मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि चेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चेन ऑफ पासिंग ऑर्डर्स एक्सेट्रा तकरीबन 10,000 हैं मुल्क में, सारे ज़िलों में, तहसीलों में, सब जोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमीशंस वगैरह। उन 10,000 में से 9,900 में तकरीबन ऐसी चेन्स हैं जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। तो फैसले जो होते हैं रोज़मर्रा वो मुसलमानों के एब्सेंस में होते हैं,
और उनके लिए काफी फैसले हो रहे हद हैं। तक काफी बहुत सारे फैसले उनके लिए हो रहे हैं और काफी जिनकी हो रहे हद तक उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं। हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ये बात मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके कई सालों में हमारी ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया उसकी बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ मैं आपको। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर है, बिल्कुल। उसको एड्रेस करना दोनों का काम है, कम्युनिटी का काम भी है और गवर्नमेंट का काम भी है। जी डॉक्टर महराज, आपका तजुर्बा क्या कहता है? उम्र कम होगी आपकी, लोगों से मिलते होंगे, लेकिन कई बार जो है आपको दफ्तर में जाना है और कहीं पुलिस थाने में जाना है या कहीं और जगह जाना, आपको लगता है कि तादाद जो है वहाँ पर मुस्लिम्स की कम होती है, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं? देखिए, बेशक ये बात तो बिल्कुल सही है कि तादाद कम होती है, अपनी नुमाइंदगी कम होती है तो अपनी आवाज़ भी कम सुनी जाती है, और उसमें इल्म या एजुकेशन की जो कमी है मुसलमानों की या पिछड़ापन जो है वो तो एक फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि जो हायर लेवल मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर और जो लोअर लेवल मुस्लिम्स हैं, उनके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो कहीं ना कहीं टूट गया है। वो जब उस अहदे पर होते हैं या उस पोजीशन पर होते हैं जिस पोजीशन पर वो एक मुसलमान को प्रमोट कर सकते हैं, उस वक्त शायद उन्हें ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है कि हम इस वक्त इन्हें प्रमोट कर दें तो कल चल के हमारी अगली जनरेशन हमारे बाद खड़ी हो जाएगी और आने वाली जनरेशन को सपोर्ट करेगी। जब वो अहदे से हट जाते हैं या अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो चुके होते हैं, यानी उनके पास वक्त होता है, मसरूफियात खत्म हो जाती हैं, तब उन्हें उन्हें ख्याल समझ आता में है। आता है कि अब मिल्लत के लिए कुछ करने की ज़रूरत है और तब वो गरीब मुसलमानों की तरफ टर्न बैक करते हैं। तो ज़रूरत ये भी है कि जो अहदेदारान हैं इस वक्त, उनको ये सोचना होगा कि चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे वो IFS हों, चाहे वो IAS हों, चाहे वो जुडिशियल सर्विस में हायर रैंक पर हों, वो उसी वक्त कैसे प्रमोट करें उनको। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली कोई बेईमानी करके बेनिफिट दिया जाए, ईमानदारी से जो बेनिफिट मिल सकता है वो दिया। जी इंदिरा जी के ज़माने में 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर उसमें एक ये था कि एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव हर सिलेक्शन कमेटी में होगा। आज वो अभी भी है, लेकिन वो कितना अमल में आ रहा है, कितना आजकल नहीं, बहुत ये कम। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, वो Implement नहीं बिल्कुल हो नहीं रहा। हो रहा। जी, जी। और उस जमाने में मैंने देखा है, जब हम भी और मेरे ख्याल से सभी हम लोग ऐसा कोई ना कोई कमेटीज में रहे होंगे ऐसे, जहाँ रहा है हमने, मतलब जो आदमी जेन्युइन सेलेक्ट, मतलब जो आदमी है, मतलब काबिल है, उसको हम लोगों ने उस वक्त सेलेक्ट किया है। ये रिप्रेजेंटेशन अब नहीं, खत्म हो गया ये इस वक्त। और एक और जो अब OBC का जो आ गया है, जो OBC रिजर्वेशन, उसमें भी मेरे ख्याल से अगर इसमें इसमें ये लोग आ सकते हैं, मतलब अगर अपीयर हों, ये इनको अपीयर होना जरूरी है, अपीयर होना जरूरी है और उसके लिए जो है एग्जाम देना जरूरी है, उसके लिए तैयारी करनी जरूरी है। बात कर रहे हैं जो पुलिस सर्विस है, आर्मी है और जुडिशरी सर्विसेज हैं और बहुत सारी जितनी भी हिंदुस्तान में अलग अलग फोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, उनमें मुसलमानों की तादाद जो है वो कम क्यों है? सच्चर कमेटी के मुताबिक 3% से भी कम मुसलमान इन सर्विसेज में हैं। आखिर क्यों है ऐसा, इसी पर हम बात करें। और कुछ आंकड़े अगर मैं देखूं, जो ये आंकड़े लिए गए हैं 2001 की जो पॉपुलेशन थी उसके मुताबिक और 2004 में ये लिए गए थे। आंध्र प्रदेश की बात करें, मुसलमानों की तादाद जो है वहाँ पर 10% से जो है वो ज़्यादा है। अगर हम पुलिस फोर्सेज में जो है वो कितने हैं, पुलिस की अलग अलग जो है उसमें इंस्पेक्टर भी हो सकता है और हवलदार भी, कुछ भी हो सकता है, उसकी आसाम, बिहार, बहुत सारे अलग अलग ये हैं सूबे। तो महज 13% है आंध्र प्रदेश में, आसाम में 10% है, बिहार में तकरीबन 6% है, गुजरात में तकरीबन 6% है, जम्मू कश्मीर में चूंकि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर 56% के करीब है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जबकि वहाँ मुसलमान 70% हैं। जी 67 जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटका में जो है वो 6% से थोड़ा ज़्यादा है, केरला में 13% के करीब हैं। तो अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर हम बात करें, तादाद जो है वो बहुत ही कम है। वो सच्चर कमेटी में चूंकि आप रह भी चुके हैं, जिम्मेदार रह चुके हैं वहाँ पर, और सच्चर कमेटी ने बाकायदा जो है वो आईना भी दिखा दिया मुल्क को कि भाई ये मुसलमानों के हालात हैं। और जुडिशरी सर्विसेज में तो हालात जो हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक तो नुकसान तो हो ही रहा है, कम्युनिटी जो है, कई बार ऐसा लगता है कि कम्युनिटी भी सो रही है और उसको सुलाए रखने में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, उनकी भी जो है वो, उनका भी रोल है, वो भी नहीं चाहते कि ये जाग जाएं लोग। क्या लगता है आपको, मतलब वजह जो है वो क्या क्या है आपको और इससे नुकसान कितना हो रहा है? देखिए, मैंने जैसा अभी आपको अर्ज़ किया था कि ये तो कम्युनिटी की जिम्मेदारी तो है जो कि कम्युनिटी नहीं निभा रही है, और कम्युनिटी को अभी भी जाग जाना चाहिए, वरना 65 साल बुरे गुजरे हैं, 65 साल और बुरे गुजरेंगे। लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी अर्ज़ किया था कि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपना पूरा रोल करें। उस ताल्लुक़ से मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि अभी कोई 6-7-8 महीने पहले होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि साहब IPS में हर साल तो लिए जाते हैं तकरीबन 120 कैंडिडेट्स थ्रू UPSC, जो एनुअल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन उसके अलावा
हमें 1400 एडिशनल आईपीएस ऑफिसर्स चाहिए हैं, उनका रिक्रूटमेंट होना है। उसके अलावा उसके लिए उन्होंने ये तय कर दिया कि साहब लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, जनरल जो एग्जामिनेशन यूपीएससी का होता है हर साल उसके ज़रिए सेलेक्ट नहीं होंगे। लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ वो लोग बैठ सकेंगे जो कम से कम 5 साल से आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में कमांडेंट या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट के ऊपर हों, या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में हों उस लेवल के ऊपर, या स्टेट पुलिस सर्विस में हों। इन तीनों उसमें जगहों के ऊपर मुसलमान 1-1.5% से ज़्यादा हैं ही नहीं। लिहाजा जो फीडर कार्डर बनेगा इसका, ये जो लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें जो कैंडिडेट्स बैठ सकेंगे उन्हीं में मुसलमान 1-1.5% से ज़्यादा नहीं है। तो फिर जब तादाद उसमें आगे ही यहाँ नहीं कैसे है तो आएगी? सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा? तो लिहाजा ये कि अब जो फाइनल सेलेक्ट होंगे लोग 1400 आईपीएस ऑफिसर्स, उसमें मुसलमान पहले तो 3%, 2.5% आ भी जाते थे। अब तो या तो ज़ीरो होंगे, सिफर, या आप गिनती पे उंगलियों पे गिन सकते हैं, दैट्स इट। तो उसके ख़िलाफ़ बड़ा कहा सुना गया और उसमें हाई कोर्ट में पिटिशन वगैरह भी की गई। लेकिन ये कि चूँकि ये दिक्कत हर जगह है अपने साथ, अभी तक बात कुछ बनी नहीं है। हालांकि उसमें मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनको मैंने ख़त भी लिखा था और बात भी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने बात करना शुरू कर दी है, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये भी बताया कि वज़ीर आज़म मान गए हैं इसके ऊपर और ये मामला पलट दिया जाएगा और ये एलसी ख़त्म कर दिया जाएगा। वो अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, लेकिन जो पिटिशंस की गई थी उसमें एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उड़ीसा ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है फ़िलहाल। एग्ज़ाम तो वो हो चुका, लेकिन उस पर अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। ये बातें भी मिल्लत को मालूम करना बड़ा ज़रूरी है और उसके ख़िलाफ़ खुली तौर पर एहतजाज करना बड़ा ज़रूरी है, तभी तो अपना हक़ ले पाएंगे। लेकिन एहतजाज वो तब करेंगे जब उनको इस चीज़ की जानकारी होगी। जानकारी जो है वो जो आप लोग सर्विसेज में, जी आपके टेलीविजन चैनल के जरिए दी जा रही चैनल के जरिए नहीं, ऐसा है कि इसको हमने पूरा नेशनल एजेंडा बना दिया, जी, जी। उर्दू मीडिया में ख़ास तौर से, और फिर उर्दू यूएनआई पीटीआई में भी इसके जरिए जो है मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा। आप बार बार एक सवाल पूछते हैं कि असबाब क्या है। जी जी, ये जाहिर है, जो- चूंकि हाँ, वजह जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे तभी आप उसका इलाज दरियाफ्त कर बिल्कुल ठीक पाएंगे। है। सबसे पहली वजह यह है कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम ओवरऑल है, जी वो आजकल इतना कमज़ोर हो गया है कि हम हमारे कैंडिडेट्स को पूरी तौर पर बराबर तरीके से एजुकेट कर नहीं पा रहे हैं। अब ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, अब ज़फ़र महमूद साहब भी यहाँ चला रहे, मैं चला रहा हूँ अपने यहाँ चेन्नई में, हर साल 15 लड़कियों को चुनकर मैं ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ अपने खर्च से, मतलब मेरे इदारे के खर्च से, ये सो दैट वीमेन आल्सो शुड जॉइन द सिविल सर्विसेज। और 3 साल से कर रहा हूँ, अब तक उसमें से एक लड़की भी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हो जाएगी। हालांकि- चलो, आप काम कर रहे हैं लगातार, हम तो उम्मीदें जो है लगातार वो काम जरूर कर होनी रहे चाहिए। हैं, हर साल लड़कियों को भेज रहे हैं। और हमने ये सोचा कि सिर्फ उनको पैसा देकर या अखबार देकर या किताबें देकर भेजेंगे तो चलेगा नहीं। इसलिए मैंने इन 15 लड़कियों को मद्रास के 2 सबसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उनको फीस देकर वहाँ भेज दिया मैंने कि ये प्राइवेट कोचिंग हो जाए इनकी, हमारी तरफ से कोचिंग नहीं होगी, प्राइवेट कोचिंग। उसके बावजूद भी आगे नहीं आ रही। मैं सवाल वही रिपीट करना चाह रहा हूं जो मैंने आपसे किया था। वही मुस्लिम आबादी कितनी है और पुलिस फोर्सेज में उनकी तनासुब क्या है, उनकी कितनी आबादी है। आंध्र प्रदेश की मैं वापस बात कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश की बात करें, वहां टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है तकरीबन 10%, लेकिन वहां पे अच्छी बात यह है कि जो पुलिस फोर्सेज में जो तादाद है मुसलमानों की वो 13.25% है। आसाम में जो है वो तकरीबन 31% मुस्लिम आबादी है और वहां पर तकरीबन 10.5% जो है वो, यानी यहाँ पर एकदम से यहाँ कमी कम आ है, गई है, बहुत बहुत कमी कमी आ गई है। बिहार में 16% से ज्यादा है और सिर्फ 6% के करीब जो है वो पुलिस फोर्सेज में है। अलग अलग सूबों की बात करें, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, सब जगह पॉपुलेशन के तनासुब में जो सर्विसेज हैं, कोई सी भी सर्विस आप ले लो, उसमें तादाद जो है वो मुसलमानों की बहुत कम है। आप दिल्ली की, चूंकि आप दिल्ली के जो है वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी है, तो वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि तकरीबन 12.25% मुस्लिम आबादी है और सिर्फ 2% के करीब जो है वो, और उसमें जो भी पुलिस सर्विसेज में है वो भी लोअर कैटेगरी के हैं, ज्यादातर लोअर कैटेगरी। ये मतलब ये वाकई जो है ये सोचने का वक्त आ गया है, जागने का वक्त आ गया है और कुछ करने का वक्त आ गया। आपको लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लगता है। और साहब मैं एक चीज़ और इसके अंदर बताना चाहूँगा। एक ज़माने में जब मेरठ और मलियाना इस साइड में बहुत मुरादाबाद रॉइट्स हुए थे, उस ज़माने में मतलब जनरल सबकी डिमांड थी कि साहब मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पीएसी में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। उस वक्त 2% रिजर्वेशन था।
इंदिरा जी जो थी, इंदिरा गांधी जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाओ। उसमें मैं भी था उस वक्त, रिक्रूटमेंट में मैं भी जाता था। तो यूपी से, दिल्ली से बहुत रिक्रूटमेंट करा और बढ़ा के उसको हमने 12% कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ 81, 80। एंड उसके बाद आज फिर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वही 3 या 4% रिजर्वेशन रहेगा, वो पीछे फिर वापस आ गए वहीं पर। ये जो मैंने आंकड़े बताए, इसको बताने का जो एक जो सवाल उठता है इन आंकड़ों को देख करके, आपको लगता है जब भी दंगे फसाद होते हैं, ये सवाल तीनों से ही है और आपसे भी है, जब भी दंगे फसाद होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त होती है। कई बार हम देखते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आई है, कुछ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं गैर मुस्लिम, उन्होंने भी ये कहा है कि जब भी दंगे होते हैं सबसे ज्यादा नुकसान अकलियती तबके का होता है। कोई दो राय नहीं है, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो वजह यही है कि अगर एक कांस्टेबल भी, अगर जहाँ पे अगर दंगे हो रहे हैं, अगर उसमें कांस्टेबल वहाँ खड़ा हुआ है ड्यूटी पर, तो दूसरा जो अलग कांस्टेबल है थोड़ा सा वो शर्म लिहाज करता है। और ऐसे ही जो मैंने पहले बतलाया था कि रिक्रूटमेंट जब होता था उस जमाने में, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स का होता है या माइनॉरिटी का होता है उसमें, तो सिलेक्शन में भी फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नहीं होता, और अपनी बात रख भी सकता है, प्रॉब्लम को रख सकता है, कम्युनिटी की प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल जी। तो उसमें मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो बेटर है कि अगर उसमें हो। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने अब आप देखेंगे ओखला, जाफराबाद, मुस्तफाबाद इस साइड में ज्यादातर मुस्लिम कांस्टेबल्स सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है और फिर जो उन्होंने सिफारिशात दी है उसमें भी ये कहा गया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल का कोई ऑफिसर तो लगाइए। अब लगा दिए इन्होंने दिल्ली ताकि कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो। दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में और जगह नहीं है, कहीं और जगह कोशिश हो रही है, लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है। आपको लगता है? मैं आपको देखिए अर्ज करूं, हमें जनरल प्रॉब्लम तो मालूम है, वी शुड गो इनटू स्पेसिफिक्स कि भाई कहाँ पर वेयर द शुड, कहाँ पर दिक्कत है और ठीक होना चाहिए, उसको फ्लैग करना बड़ा ज़रूरी है। ख़ासतौर से आपकी इस डिबेट में बहुत आपकी अहम डिबेट है कि गवर्नमेंट की स्कीम है फ्री कोचिंग स्कीम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मतलब वो कहते हैं कि NGOs जो हैं माइनॉरिटीज़ के, वो अपनी कोचिंग चलाएं और हम उनको पैसे देंगे। वो बहुत तगड़ा उसमें बजट है और कई सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए का वगैरह, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो या तो ज़ीरो है या नेग्लिजिबल है। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे अभी सफदर साहब कह रहे थे, अभी मूसा साहब कह रहे थे कि हमने खुद कोचिंग नहीं दी बल्कि हमने उसको प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट भेज दिया। यही की है ये कि अगर गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करे कि कोई भी NGO जो है वो खुद कोचिंग दे, तो कोचिंग देना जो है हर एक के बस का बात नहीं है। सिविल सर्विसेज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग देना इट्स ए हाईली प्रोफेशनल थिंग। उसके लिए बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है और उसको आप उसको इस तरह से आंक सकते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें। दिल्ली के 22-23 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम लोकेटेड नियर मुखर्जी नगर, नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी। उनका जो सक्सेस रेट है वो रहता है 30-35% सक्सेस रेट, जबकि ऑल इंडिया सक्सेस रेट 1% से कम है और किसी भी स्टेट में कहीं भी सक्सेस रेट उतना होता ही नहीं है। तो लिहाजा समझदारी की बात यह है कि जो मोस्ट सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ डाल दो, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको परमिट नहीं करती, उसमें वो है नहीं। वो तो मैं खुद जाकर रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं खुद जाकर के मिनिस्टर साहब से मिला, उनको समझाया, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री उनको समझाया। बिल्कुल। एक चीज़ और, आप तीनों से ही सवाल ये है, चूंकि आप अपने अपने तौर पर अलग अलग जो है वो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और बच्चों को जो है तैयार कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में वो कैसे आगे बढ़े, आपको क्या लगता है मेंटलिटी जो है वो कुछ मुस्लिम बच्चों की जब आते हैं वो पढ़ने के लिए कुछ अलग होती है? एहसास कमतरी का जो है उनके अंदर माहौल होता है? कोई एहसास कमतरी नहीं है, दिल्ली में नहीं है लेकिन दिल्ली के बाहर है। देखिए सुनिए, हमें देखना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट्स को देखना पड़ेगा। मैं आपको अर्ज करूँ, एक मिनट मैं आपको अर्ज करूँ। एक तो ये कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दिल्ली का नहीं है, ऑल इंडिया होता है और तकरीबन 35-40 बच्चे हमारे साथ सेलेक्ट करते हैं। उसमें कभी एक दिल्ली का हुआ तो हुआ, वरना एक भी नहीं होता, बाकी सब स्टेट्स के होते हैं और ज़्यादातर जो हैं बहुत बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनके होते हैं और उन्हीं में से सेलेक्ट होकर के टॉप भी कर गए हैं हमारे यहाँ के ज़रिए। IAS में सेकंड पोजीशन पे आई है, डिफरेंट पोजीशन भी आई हैं और ऐसे भी कैंडिडेट रिकॉर्ड अच्छा है वो, नो डाउट है ना। ऐसे भी लिहाजा ये है कि आपको असली चीज़ जो है कैच वो ये है कि आपको टैलेंट सर्च करना है। बिल्कुल, टैलेंट ऑन द बेसिस और वो बड़ा मुझे लग रहा थोड़ा मुश्किल काम है आज ऑन द बेसिस ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओनली ऑन मेरिट एंड नथिंग। कोई उसमें भाई भतीजा बात आप कह रहे थे कि ये सिर्फ दिल्ली की हालत है, जो चूंकि तमिलनाडु में आप चलाते हैं अपना इदारा, वहाँ पे क्या वाकई दिक्कतें होती हैं? आपको लगता है कि बच्चों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी है? यकीनन कॉन्फिडेंस की कमी है। हम उनको बार बार बुलाकर हर हफ्ते मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई तुम कॉन्फिडेंस रखो, तुम कोशिश करते रहो, वरना ये लोग तो बिल्कुल कुनूतियत के शिकार हो गए। खासतौर पर मैंने
चूंकि सिर्फ औरतों का ये चला रहा हूँ मैं, गर्ल्स का, तो उनमें तो बहुत ये है। और दूसरा ट्रेन करने की जरूरत है उनको ट्रेन करने की, उनको कॉन्फिडेंस दिलवाने की, उनको आर्टिकुलेट करवाने की, उनको लिखने की आदत डालने की, पढ़ने की आदत। मैं हर महीने 2 मरतबे 5-5 हज़ार रुपये देता हूँ बुक रिव्यू के लिए लड़कियों को, कि भाई तुम आओ किताब पढ़कर उस पर रिव्यू पेश करो, करोगे तो मैं तुमको 5,000 रुपये दे दूंगा, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिल सके। एक और सर माफ करिएगा, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जितनी भी हमारी एनजीओ हैं, विद ड्यू अपॉलॉजी टू अदर्स, हमें जो अच्छे हैं, कुछ ही अच्छी चंद एनजीओ हैं बहुत ही अच्छी हैं, अदरवाइज जो है वो सब रन कर रहे हैं ओनली फॉर द मनी, पैसे की वजह से वो रन कर रहे हैं कि पैसा मिल जाए। नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, उनको पैसा मिल जाए और कुछ बच्चे कामयाब होकर आगे बढ़ जाएं तो शायद उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे मिसाइल में आज हम इसी बात पर जो है वो बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह लिया जाए चर्चा कर रहे हैं कि जो सिविल सर्विसेज हैं, जो पुलिस सर्विसेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, आर्मी है, जुडिशरी सर्विसेज हैं, उनमें मुसलमानों की तादाद कम क्यों है और कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जो है अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो तादाद कम है, नुकसान आपकी समझ में आता है? कुछ नुकसान हो रहा है? और चूंकि बहुत अहम लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, आपके बीच में भी बैठे हुए हैं, इनसे क्या कुछ सवाल रहेगा आपका? सवाल ये है कि आखिर हम लोग क्यों नहीं उस लायक होते हैं कि हम लोग जो बड़े कंपटीशन है नहीं निकाल पाते। उसके सबब जो मेरी समझ में आ रही है कि जब हम 7th या 6th में रहते उस वक्त हमारे दिमाग में ये चीज़ डाली नहीं जाती। डायरेक्ट जब हम BA पहुँचे हैं या ग्रेजुएट हो जाते तब हमें समझ में आता है कि हमको क्या करना है। तब हम में से कोई बंदा जाते सिविल सर्विस की तैयारी करने, तो टाइम कम रहता है और शुरू उसके वीक होता है, बेस जो बिल्कुल वीक होता है। जैसे सर बताया कि इनके यहाँ 15 लड़के अब तक नहीं निकाल पाए। उसका मेन सबब ये है कि उसका बेस कमजोर है, उसका जो बुनियादें हैं 6-7 अच्छा, ये सवाल मैं इन्हीं से पूछ लूँ, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं BA कर रहा हूँ यहाँ पर्शियन जामिया मिलिया से। क्या है, आपने प्लानिंग क्या की है? जी मैं तो मदरसा बैकग्राउंड से हूँ और कई सारे मतलब जो है देखिए, बैकग्राउंड मदरसा बैकग्राउंड से लोग आए हैं, देवबंद से भी जो है एक IAS ऑफिसर हुए हैं। बैकग्राउंड आपका कोई, आप उसको जिम्मेदार मत ठहराइए। आप खुद कितने जिम्मेदार हैं? मैं खुद जब मैं यहाँ आया और देखा कि वाकई इसकी ज़रूरत है कि कौम में अब एक बंदा जो IAS बन के जाता है वो ज़्यादा खिदमत कर सकता है उसके जो इमाम हैं, बिकॉज उसके वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। तब मैं सोचा कि इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूंगा और कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ और कई बार जी बिल्कुल अप्रिशिएट करना पड़ेगा, कई बार हम देखते हैं कि जो नौजवान नस्ल है तो उसमें ये होता है कि वो सलमान खान को, आमिर खान को, ऋतिक रोशन को, शाहरुख खान को तो अपना आइडियल मानेंगे, लेकिन उनके सामने कोई एक ऐसा आइडियल नहीं होता जो बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, जो बड़ा जो है जुडिशरी सर्विसेज में हो, कोई बड़े जज हो, वो मतलब उसको आइडियल नहीं बनाते। ये मतलब आपको लगता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है? रोल मॉडल तो ये लोग नहीं बना पाते, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है वो नहीं बना रहे, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार जिनको उछाल देता है, फिल्म को मशहूर कर देता है, एक्टर्स को मशहूर कर देता है, वो जाकर सबका रोल मॉडल बनते हैं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। ऐसा नहीं है कि मीडिया के अलावा कोई लाइफ है ही नहीं जी। मीडिया का अपना रोल है, ठीक है, फाइन, लेकिन इंसान के जो 24 घंटे हैं, 365 दिन हैं, उसमें से आप परसेंटेज निकालें तो मीडिया का बहुत कम रोल होता है। तो लेकिन ये कि जो डे टू डे लाइफ है इंसान की, उसमें सब जानते हैं, जितने समझदार पढ़े लिखे हैं, कि कहीं कोई भी ज़रूरत हो किसी भी तरह की, किसी भी लेवल के ऊपर, मामला जाके किसी न किसी सरकारी दफ्तर में अटकता है और वहाँ अगर आपका बंदा नहीं है तो आपकी दिक्कत है। तो लिहाजा ये कि ये तो सबको समझना चाहिए, इसमें खाली ये कहने के बाद कि साहब चूँकि मीडिया ऐसा नहीं करता इस वजह से रोल मॉडल की भी ज़रूरत नहीं है उसमें कोई। सब जानते हैं कि दिस इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि दूसरी चीज़ ये कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारी मिल्लत के लिए अच्छा मुसलमान होने की ज़रूरत है और अपने ख़ुद बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। वो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, जो ताल्लुक़ डायरेक्ट है इससे, वो ये कि साहब देखिए, हमारे दीन में ये है कि जो काम करना चाहे वो करे, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे, अपनी आमदनी करना चाहे करे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा राइडर लगा हुआ है जी। वो राइडर ये है कि अगर तुम्हारे पास चॉइस है कि ये काम करूँ, ये काम करूँ या ये काम करूँ, तो उसमें से तुम वो काम करो जिससे तुम्हारा काम भी हो जाए लेकिन मिल्लत का भी काम हो जाए। आज के 21वीं सदी के शुरू में हिंदुस्तान में मुसलमानों को इसके ऊपर ख़ास तौर से गौर करना होगा कि अगर हम इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हैं, वगैरह वगैरह, और सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं, तो सिविल सर्विस में मुसलमानों का जाना मिल्लत का आज की तारीख़ में रिक्वायरमेंट है, लिहाजा ये दीन का भी रिक्वायरमेंट है आज की तारीख़। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको अभी अर्ज़ किया था कि इसमें जो आर्टिकल 16 के बाद में आपसे अभी कर रहा था, बिल्कुल आर्टिकल 16 जो है वो चूंकि सर्विसेज में जो मुसलमान कम है
तो आर्टिकल 16 जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा नहीं किया जा रहा, उस कितना फर्क पड़ रहा है जी उससे? वो देखिए आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि सरकारी मुलाजिमत में अफसरशाही में जो रिक्रूटमेंट होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तयन का तरीक़ा होगा, उसमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि सबको बराबर का मौका मिले। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है। तो ये मैंने अभी आपको जो बताई थी बात, लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो 1400 IPS के लिए है, वो डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 16 का। तो इसके ऊपर खाली यही नहीं कि मिलत को समझना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशंस पूरे मुल्क में दाखिल होनी चाहिए कि साहब ये कैसे आप कर रहे हैं, आर्टिकल 16 वायलेट हो रहा है। एक आप दूसरी बात ये कि उसी आर्टिकल 16 में 4 सेक्शन सब आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है कि साहब आप किसी भी तबके के लिए जिसको गवर्नमेंट समझती है कि रिप्रेजेंटेशन उसका कम है, उसके लिए रिजर्वेशन कर सकती है। मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूपी में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तब तो ये कहा कि साहब हम 18% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन अब हाल में ये कह दिया, बयान दे दिया उन्होंने कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करेगी तब तक हम कैसे दे दें। जबकि मिश्रा कमीशन तो साफ कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी मौजूद है उसी के हिसाब से आप दे सकते हैं। हमारे दोस्त जफर महमूद साहब ने जो कहा 2004 और उसके बाद 2009 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट ने अपनी तकरीर में, फर्स्ट तकरीर में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री तकरीर होती है, उनकी सेशन होता है, उसमें वादा किया कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन कायम करेंगे। और वो किस सिलसिले में कहा, माइनॉरिटीज के, हाँ, सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन था और माइनॉरिटीज के सिलसिले में कहा। वो 2009, अब 2012 चल रहा है, 3 साल से उसके अंदर कोई बात आगे बढ़ नहीं पाई, सिर्फ नामो निहात के लिए वादा रहा। अब 2004 में इलेक्शन आ रहा है, अब फिर वो वादा रिपीट शायद हो, यानी कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल विल नहीं है, या पॉलिटिकल बस वादों तक है। लीडरशिप मुसलमानों की खास तौर से वो प्रेशराइज जो है वो करती नहीं है या है ही नहीं, कई बार हम देखते हैं। अच्छा, जुडिशरी सर्विसेज की एक बार फिर बात करते हैं। अगर जुडिशरी सर्विसेज की बात करें तो वेस्ट बंगाल की बात हम कर रहे हैं, तकरीबन जो है वो 25%, थोड़ा सा ज़्यादा उससे जो है मुस्लिम आबादी है, और जुडिशरी सर्विसेज में सिर्फ 5% मुसलमान हैं। आसाम की बात हम करें, तकरीबन 31% पॉपुलेशन है और वहाँ पर ठीक ठाक है, तकरीबन 9.5% के करीब जो है वहाँ पर है, और ओवरऑल फिगर जो है वो 7.8% है। जम्मू कश्मीर में चूंकि आबादी जो है वो 67% के करीब मुस्लिम से, तो वहाँ 48 है, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। आंध्र प्रदेश में 12% के करीब है। ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, इसमें लग रहा है कि भाई आपकी आबादी के हिसाब से आपका जो है वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं। तो क्या रिजर्वेशन जो है एक हल है, और रिजर्वेशन की डिमांड जो है उसको और जोर पकड़ना चाहिए? बिल्कुल ज़बरदस्त वाला उसका जोर पकड़ना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेशन के बगैर कुछ नहीं होगा। इसलिए आप ये देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनका भी रिजर्वेशन हुआ है, तब भी वो नहीं आ पा रहे हैं अभी तक, पूरी वैकेंसीज फुल नहीं कर पा रहे हैं अपने, और उनके यहाँ भी एजुकेशन की कमी है। लेकिन जो अच्छे ब्राइट लोग हैं, मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं, हल्के हल्के आ रहे हैं। तो इसी वजह से कि एजुकेशन की हमारे यहाँ कमी है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, कमी है, और उसका बेहतर ये रहेगा कि अगर कोई रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए। सफदर खान की बात के साथ मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इसको। जी। कल मैं अलीगढ़ में था, तो कई वहाँ के प्रोफेसरों से मेरी गुफ्तगू हुई, और उन सबका ये कहना था कि साहब देखिए, हम रिजर्वेशन की बात करते ही एम्प्लॉयमेंट में, अब एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करते ही तो दूसरे कम्युनिटीज़ उसकी मुखालिफत करने लगते हैं, दूसरे पार्टीज उसकी मुखालिफत करने लगते हैं, इसलिए कि शायद उनका हिस्सा घट जाएगा अगर हमारा रिजर्वेशन होगा। अब इस झगड़े में पड़ जाते हैं तो हुकूमत खौफजदा होकर उस बात को आगे नहीं बढ़ाती। हुकूमत को दिमाग में जो है वो वोट ज्यादा रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो वोटों को गिनती हैं। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, पहले 4%, 9% का वादा किया गया यूपी में, उस पर कितना हंगामा मचा, और फिर आखिर में बात दब गई। इसका इन लोगों ने एक हल तजवीज़ किया। ये जो प्रोफेसर्स मुझसे मिले अलीगढ़ में, उनका कहना था कि साहब हम इस वक्त रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में ना मांगे, हम सिर्फ एजुकेशन में मांगे तो कोई इस पर एतराज नहीं कर सकता, इसलिए कि एजुकेशन में या फिर पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें दे दीजिए। अगर एजुकेशन में ही आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, शुरुआत करें 5%, 6%, 7% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिल जाता है, खासतौर पर इंजीनियरिंग में, IITs में, ये इदारे जो हैं उसमें मिल जाता है, तो फिर बात तो कुछ बन सकती है। उसमें उतना अपोजिशन नहीं होगा जो आज एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे निकले, तो चले, इसको पहले एजुकेशन का तो बात करें।
जी डॉक्टर महराज आपके पास आएंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5% जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, वहाँ पर मुसलमानों का जो है तनासुब है, या मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं। और पुलिस सर्विसेज में जो है वो 3.3% है। और इसी तरीके से अलग अलग हम बात करें जो है रेलवेज हैं, वहाँ पर भी 4.5% के करीब है, ज़्यादा नहीं है। आपको लगता है कि नुकसान तो हो ही रहा है, फिर जब आप जाते हो आपकी सुनवाई नहीं होती। और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में और जो है पिछले साल राजस्थान के अंदर भी पुलिस गोलीकांड हुआ, एक तरफा कार्रवाई होती, और उसका जो शिकार होते हैं वो गरीब मुसलमान होते हैं, और फिर उसके बाद शिकार भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है, परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ी सी अवेयरनेस का जो मैटर है वो बढ़ता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती है कि आंध्र प्रदेश के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन मुसलमानों की जो तादाद है गवर्नमेंट में, जुडिशियरी, IAS, IFS, इन सारे में सही है। पॉपुलेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 9.4% पॉपुलेशन है, 12.6% उनकी तादाद है। लेकिन अब इसी तरफ हम जब बंगाल और असम की बात करते हैं, जहाँ 30% के करीब मुसलमान हैं, तो वहाँ 5% और 6% उनकी नुमाइंदगी दिखती है। तो अवेयरनेस का जो मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वहाँ कम्युनिटी वाइज जब काउंट करते हैं तो उसके अंदर यह है कि हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हम गरीब हैं। और जब गुर्बत में है कोई आदमी तो वो चाहता है कि हमारा बच्चा एक हैंड बन जाए 14 साल की उम्र में, तो 25 साल तक वो इंतज़ार नहीं कर सकता IAS बनाने के लिए। इस वक्त उसको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की ज़रूरत है, बेनिफिशरीज की ज़रूरत है, जिसमें हमारे जो मुस्लिम NGOs की भी जो बात आई थी, वो मुस्लिम NGOs वहाँ काम कर सकती हैं अगर वो कायदे से करें तो, कि वहाँ उस वक्त अगर उनको सपोर्ट कर दी जाए उनकी तालीम में, उनके फैमिली बैकग्राउंड्स के अंदर, तो वहाँ पे हम उनको वहाँ से एस्केप करा के आगे ला सकते हैं पढ़ाई के लिए। दूसरा मैटर कि जो हुकूमतें वादा करती हैं, अभी रिसेंटली गाज़ियाबाद में 4 रोज़ 5 रोज़ पहले 7 मुसलमानों को गोली मार दी गई, और रहनुमाई ये कहती है कि मुलायम सिंह जो है वो सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमा हैं हिंदुस्तान के। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक तो आप डुअल नज़रिया अपनाते हैं चीज़ों पर। पहला तो ये कि आपको वोट भी चाहिए, दूसरा ये कि मुसलमानों की आपको नुमाइंदगी नहीं चाहिए। वोट चाहिए, नुमाइंदगी नहीं चाहिए। इसलिए सिर्फ इमोशंस का ही बेसिस मुसलमानों को कि तुम उनके सर पे हाथ रख के उनको सहला दो अगर वो रो रहा है, बस इतना ही हुकूमतों का इस वक्त मसला है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो हिंदुस्तान की। तो इसको तोड़ने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रूट लेवल पर हमारी लीडरशिप कायम हो जाए। अगर हम रूट लेवल पर से ही अपनी लीडरशिप को कायम करें, मदरसों से, मस्जिदों से। हमारे इमाम जब सरकार दो आलम के ज़माने में थे तो उस ज़माने में जो खुतबा हुआ करता था जुमे में, वो परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हुआ करता था। आज परेशानियां सॉल्व नहीं होती हैं, सिर्फ खुतबा होता है, नमाजें होती हैं, लोग चले जाते हैं। तो अवेयरनेस इमामों से रूट लेवल पर आ सकती है। इसके बाद अब सबसे पहली ज़रूरत यह है कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो फौरी तौर पर हुकूमत को कैसे सही करना है, इसके लिए जो हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो आप लोग हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आप को यूनाइट करें। आपने सलमान खान और शाहरुख खान की बात की थी, तो मुसलमान सलमान खान और शाहरुख खान से थोड़ा सा अट्रैक्टेड इसलिए हो जाता है कि सिर्फ वही एक जगह है जहां मुसलमानों का कहीं टीवी पर नाम आ जाता है, और दूसरी कोई जगह नहीं जहां मुसलमानों का नाम आ रहा हो। मतलब ये कह रहे हैं कि टैलेंट के बेस पे वहाँ कुछ हो सकता नहीं है। आ रहा है। दूसरी बात, अभी एक हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं लेने वाले हैं अल्तमश कबीर, तो उनको हम एग्जाम्पल बना दें अभी। तो अब जब नाम आएंगे ऐसे तब तो एग्जाम्पल देंगे आप। लेकिन अभी आप मिलिट्री की बात करें तो कोई भी मुसलमान लड़का अगर मिलिट्री में जाना चाहता है तो वो ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद को अपना आइडियोलॉजी मानता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। अब हमारे मिनिस्टर जो मुसलमान आज बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई मुसलमानों के लिए काम ही नहीं किया, तो उन्हें मुसलमान अपना आइडियल कैसे मान ले? हमें जो है APJ अब्दुल कलाम साहब को भी देखना पड़ेगा, और जो हमारी पुरानी हस्तियां हैं उनको भी जहन में रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कुछ सवाल है आपके जहन में? और कई बार आपको लगता है कि क्या मुस्लिम नौजवान जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हैं, उनको लगता है कि यार हम आगे क्यों बढ़ेंगे, हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, पहले ही वो खौफजदा हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करना भी छोड़ देते हैं? जो मुस्लिम स्टूडेंट IAS IPS क्वालिफाई करते हैं, उन्हें हमेशा निचली पोस्ट पे क्यों भेजा जाता है? अगर कोई मुस्लिम IAS है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके ऊपर पॉलिटिशियन दबाव इतना बना दिया जाता है, या तो सस्पेंड हो जाता है या तो उसे किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहां वो कुछ कर नहीं पाता है, या तो फिर उसे निचले पोस्ट पे भेज दिया जाता है। और ये बहुत अहम सवाल है। आप जो है वो IAS भी बन गए, IPS बन गए हैं, या फिर दूसरी जो स्टेट की सर्विसेज हैं तो वहाँ पर जो है आपने जो है क्वालिफाई कर लिया है, आपको पोस्ट भी मिल गई, लेकिन पोस्ट जो है वो आपको कई बार ऐसा देखा जाता है, ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि वो चूंकि आप मुस्लिम हैं, आपका जो है पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं है, आपकी कोई ज़्यादा पूछ नहीं है, इसलिए अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। बात यह है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है। सरकार ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन का अनाउंसमेंट किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। कम्युनल राइट कंट्रोल बिल का अनाउंसमेंट किया, वो अभी तक पास नहीं हुई, दूर तक शायद भी नहीं है पास होने का। उसके अलावा सरकार
15 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस करती है, प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम है, साचार कमेटी के रिकमेंडेशन कहा कि हमने एक्सेप्ट कर लिए, ये एक्सेप्ट कर लिए, वो एक्सेप्ट कर लिए। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, यानी दोज़ख का जो रास्ता है, जहन्नम का जो रास्ता है, उस पर बड़ी नेक नियतें बिछी हुई होती है। तो मतलब ये नेक नियतों से काम नहीं बनता, असल में उन नियतों को करना होता है, करना उसका होता है, एक तरीका प्रैक्टिकली करना होता है। ये एक चीज़ मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे भाई ने वहाँ कहा कि बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उनका सबके लिए हुकूमत तकरीबन 50 बरस से कमेटी बना रखी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। व्हाई शुड देयर नॉट बी, क्यों नहीं एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर माइनॉरिटी हो जाए? बिल्कुल ठीक, जरूरी है। बस मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि भाई अगर आपका कोई आदमी किसी महकमे में होगा ही नहीं तो वहाँ पर जो है आपको नुकसान होगा, आपकी सुनवाई नहीं होगी। दंगों के वक्त पहले भी जिक्र आया कि दंगों के वक्त और ज़्यादा नुकसान होता है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि भाई अगर पुलिस में मुस्लिम्स हैं नहीं हैं और जब दंगे होते हैं तो फिर नुकसान और ज़्यादा होगा, और अगर मुसलमानों की तादाद है तो दंगों पे जो है काबू जल्दी पा लिया जाएगा और नुकसान भी कम होगा। अब क्या कुछ होना चाहिए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाएं, और जो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कॉन्फिडेंस की कमी भी दूर हो जाए और सरकारी नौकरी में उनकी तादाद बढ़े, क्या कुछ हो? जब मुसलमान अहदों पर हो तो वो अपने आप को लिबरल ना कहे, बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाता है वो अहदों पर बैठने के बाद, जबकि गैर मुस्लिम लोग उतने लिबरल नहीं होते हैं। एक वाकया मैं बताऊं आपको कि मैं किसी ऑफिसर के पास गया और वो बहुत हाई लेवल पर था, और छोटा सा एक मुसलमानों की बस्ती का एक काम था, और उसने मुझसे ये कहा कि मैं भैया हिंदुस्तानी हूँ। तो हमने कहा आप बेशक हिंदुस्तानी हो, लेकिन ये परेशानी ऐसा नहीं कि मैं आपको बियॉन्ड लिमिट जाके कह रहा हूँ कि आप इस काम को कर दो, सिर्फ इस पे इसलिए साइन करना है कि यहाँ ये काम हो जाए। तो आपको कहना था भाई मैं जिनका काम लेकर के आऊँ वो भी हिंदुस्तानी है। वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी तो हो, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले सबको एक बराबर का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, क्या सिर्फ तुम उन्हीं के लिए काम करोगे जो हिंदुस्तानी तुम्हें फायदा पहुंचा रहा है या जिसने तुम्हें उस ओहदे पे फाइज किया है? तो ये तो हमारे मुसलमान जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या लीडरान हैं उनकी प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट, एक आरएसएस लॉबी भी है इन सारे के पीछे, जो आपके जितने ओहदेदारान आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वो अपना काम पूरी रणनीतिबद्ध तरीके से कर रहे हैं। वो उनके सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलिट्री के अंदर अभी पकड़े गए, आईएएस कई सारे ऐसे नॉमिनेटेड हैं, गवर्नमेंट खुद मार्क कर रही है कि हैं, मिनिस्टर्स खुद मान रहे हैं कि आरएसएस लॉबी के लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं कि उनका जो एजेंडा है वो पूरा हो इसके जाए, थ्रू प्रमोट हो जाए। तो इस पे गवर्नमेंट को लगाम लगाए। इन दोनों के बाद जब ये हो जाएगा कि हमारे लीडरान जरा सा लिबरल कम और जरा सा मुहाफिज ज्यादा बन जाएंगे हमारे हुकूक के, तब और आरएसएस वालों को गवर्नमेंट जैसा अपने हिसाब से डंडा बजाएगी कि कैसे काम करना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है। इन दोनों के बाद फिर आता है तीसरा नंबर हमारी आवाम का, हमारी कौम का और हमारे युवाओं का। अब इनका नंबर जब आता है तब ये होता है कि भाई सकल पदारथ है जगमाही, करतहीन नर पावत नाही। तो जब तक आप करोगे नहीं, मिलेगा नहीं, मुंह में निवाला तो जब तक बच्चा रोए नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो रोना तो पड़ेगा, और जब अंगड़ाई लोगे, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करोगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। कई सारे अहम सवाल हैं, और एक जो अहम बात है वो ये कि जिस वक्त आप जो है वो ओहदे पर रहते हैं तो आप जो है वो खौफजदा रहते हैं, डर रहता है, यार मैं कम्युनिटी का काम करूंगा तो मेरे ऊपर लेवल लग जाएगा, तो बड़ा मुस्लिम परस्त है। ये जो प्रॉब्लम है, ये लगता है ये भी दूर करनी जो है वो वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, इसको दूर करना जो है वो पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है आप दूसरों को काम भी कीजिए लेकिन कम्युनिटी को जहन में जरा रखिए, अगर उनके कोई जिनाइन काम है उनको कर दीजिए, कहाँ दिक्कत है? मूसरा साहब मेरे बॉस रह चुके हैं, मैंने इनके अंडर में भी काम किया, इससे पहले भी मैंने काम किया, मैं कभी इस तरीके से नहीं डरा है। वजह क्या है कि डरने की बात ही नहीं है। बात नहीं हो रही, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मतलब आपको, मतलब प्रगति मैदान में मैं था, 32 साल मैंने नौकरी करी है वहाँ, 17% मुस्लिम मतलब सिक्योरिटी गार्ड हैं, 17% वहाँ पे वो रखे। लेटर गया प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा जी थी उस वक्त, कि ऐसे से यहाँ पे साहब पाकिस्तान बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चेयरमैन ने मुझे जाके दिखाया कि साहब ये लेटर आया, देखो तो पढ़ो इसको। फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा सर इसमें से कोई भी पाकिस्तानी, सब इंडियन है। नहीं, ऐसा सवाल ये होता, बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है। तो भाई अगर वो मुसलमान हिंदुस्तानी है, उसको नौकरी मिल रही है, तो उसमें कहाँ डरने की जरूरत है? पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश हो गया, ये हो गया, क्यों ऐसी बातें होती हैं? तो उस टाइप का रखते हैं, और ऐसा कोई नहीं है हमें, मतलब हम तो कभी नहीं डरे, मतलब मूसा साहब बेटे में इन्होंने, मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल रखे, कभी डरे नहीं जिंदगी में, बिल्कुल कोई डरने बिला खौफ व खतर काम किया, और जब भी इंसाफ का मामला आया और मुसलमान का सवाल था, सही था, तो बिल्कुल डंके की चोट पर उसके साथ इंसाफ किया, और वो करने की जरूरत भी है मेरा ख्याल। अच्छा, सच्चर कमेटी ने ईमानदारी से काम किया, ऐसा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। सच्चर कमेटी ने एक सिफारिश भी की थी, जो सिफारिशात थी उनमें एक ये भी पॉइंट था
कि इंसेंटिव बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी इंडेक्स का जो एक मामला है जी, उसके ऊपर भी शायद अमल नहीं हो रहा, वो पूरा मामला क्या है? पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं, जो बात अभी हो रही थी जी जी कि जब सच्चर कमेटी बनी है तो वो मुसलमानों के लिए बनी है ना, तो लिहाजा ये कि उनको वहाँ गवर्नमेंट का एक ऑफिस, बाकी सब प्राइवेट लोग थे इंक्लूडिंग सच्चर साहब, तो उसमें गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होना था जो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ के ऊपर उसको कोऑर्डिनेट करे। तो उनके सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने जो बायोडाटा थे उसमें से उन्हें मेरा बायोडाटा इस वजह से पसंद आया था कि उसमें लिखा था कि ये ऑलरेडी मुसलमानों का काम कर रहा है, हालांकि गवर्नमेंट में है तब भी कर रहा है, उसी बुनियाद के ऊपर लिए गए। तो लिहाजा हैं वो दिक्कतें भी हैं जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं। दूसरी बात जो आपने फरमाई, ये इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये इस कदर उम्दा चीज़ रिकमेंड की सच्चर कमेटी ने कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर दे, एक्सेप्ट तो कर लिया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने स्पेशल ग्रुप भी बिठाया, उसने भी अपने रिकमेंडेशन दे दिए, वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो समझिए आप खाली मुसलमानों का भलाई नहीं होगा बल्कि सबका होगा। उसके अलावा ये कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम भी होगा। वो ये है कि कोई भी आदमी, इंसान, फ़र्द या कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई अफसर, कोई भी आदमी किसी भी हैसियत में हो वो हिंदुस्तान में, अपना जो काम कर रहा है वो उस काम में अगर इस बात का ख्याल रखे कि उस काम से जिन लोगों को इस्तिफ़ादा हो रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है, उसमें हर मज़हब के प्रोपोर्शनेटली बराबर लोग हों फ़ायदा पहुंचने वालों में, तो फिर इस इंसान को जो ऐसा कर रहा है इसको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। मसलन ये कि अगर वो एक बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको टैक्स में रिलीफ दे दिया जाए, और अगर ये एक इंडिविजुअल है तो उसको बुलाकर राष्ट्रपति भवन में इनाम दिया जाए, वगैरह वगैरह। इसके ऊपर बाकायदा स्कीम तैयार है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की, ये कुछ समझ में हमारी आया नहीं कि आखिर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तीसरी बात ये, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं है। वो भी आप मुझसे आदाद व शुमार सुन लें। वो ये है कि लोकसभा में 552 सीटें हैं, जिसमें से 542 ही ऑक्यूपाइड रहती हैं। बहरहाल उसमें से 13.4% के हिसाब से तकरीबन 84 सीटों पे मुसलमान होने चाहिए, लेकिन एवरेज जो मुसलमान रहे हैं आज़ादी के बाद से आज तक टोटल, वो एवरेज 27 आता है। घट के 18 तक भी गए हैं, बढ़ करके 44 तक भी गए हैं, लेकिन 27। इसके मतलब 2/3 जो हमारी सीटें हैं वाजिब हमारे, वो उसके ऊपर दूसरे लोग बैठते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन में से एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए 1950 में हमें निकाल दिया है ना। दूसरी चीज़ सच्चर कमेटी ने पॉइंट आउट की है कि साहब वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पार्लियामेंट की भी, असेंबली की भी, जहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, वो सब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। तो हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। तीसरी चीज़ ये कि मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलता, अगर मिलता है तो वो जीतते नहीं हैं, तो मुश्किल हो जाता है, दिक्कतें तो हैं। तो लिहाजा ये सुनिए, तो फिर उसका हल क्या है? हल क्या है? 65 साल तो हो गए, अब तो हल कुछ निकालना पड़ेगा ना, मुसलमानों को खुद सोचना पड़ेगा। तो उसमें सन 1942 में डॉक्टर अंबेडकर के सामने शेड्यूल कास्ट की यही प्रॉब्लम थी। उन्होंने ये कहा था कि साहब आप तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए, कि साहब हमारे लोकसभा में इतनी सीटें हमारी मुकर्रर हैं जो शेड्यूल कास्ट की होंगी, उसके ऊपर शेड्यूल कास्ट ही कैंडिडेट खड़ा होगा, उसी में से जीतना है। तो उसके ऊपर फिर गांधी जी ने वो किया, फास्ट कर लिया, उसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ और उसके बाद शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया। कुछ उस तरह की डिमांड करनी पड़ेगी कि अगर किसी तरह से बात नहीं बन रही है जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो मुसलमानों को फिर सेपरेट इलेक्टेड दे। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगे कम से कम अल्फाज में, क्या कुछ होना चाहिए? ये जो अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर कमी है, वो भी दूर हो जाए, और जो ये तादाद कम है ये थोड़ी बढ़ जाए और हालात बेहतर हो जाए। जब ये प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, सेकेंडरी में जाते हैं, वहाँ से इनको रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज का एहसास दिलाया जाए, कॉन्शियस किया जाए, और ट्रेनिंग वहाँ से देनी चाहिए। हम जो बाद में आखिर में पहुँच कर IAS रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देते हैं, वो सब उस लेवल पर देते हैं जबकि मामला ढीला हो चुका होता है। अगर ये लेवल पर शुरू किया जाए इनकी ट्रेनिंग, ये एक तजवीज़ थी। दूसरी तो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी का होना ज़रूरी है जो तमाम माइनॉरिटी स्कीम्स को मॉनिटर करे और नेशन के सामने, मुल्क के सामने पेश करे कि भाई मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हर साल, इस साल में कितने रिक्रूट हुए, इस साल में उनको क्या स्कीम्स में इमदाद मिली, उनको उनका सरकारी कमेटी बनी चाहिए ताकि जो है निगरानी रहे, निगरानी कर इसका जो हक है वो मिल जाए। सफदर साहब क्या कहेंगे आखिर में? बिल्कुल, एक तो मुसर्रफ साहब से मैं इत्तफाक करता हूँ, मॉनिटरिंग कमेटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मालूम तो हो लोगों को कि क्या हो रहा है, अल्लाह उससे पता चलेगा सब। और दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मैंने पहले बतलाई थी, एक तो अवेयरनेस
एक एनकरेजमेंट जो अगर देखते हैं बचपन पता चलता बच्चे का शुरू से ही कि साहब ये ब्राइट है, नहीं कहते हैं है, कि बच्चों के पाँव जो है वो पालने में ही दिख पालने जाते में हैं। दिखाई दे जाते हैं, तो जी, उनको उसको वहीं से जो- एनकरेजमेंट करना चाहिए, वहीं से उनको कोचिंग के कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारी एनजीओज हैं उनका बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि उसको अल्लाह हेल्प करें, ऐसे बच्चों को अल्लाह मदद करें। फ़ीस की जहाँ तक मैं माइनॉरिटीज़ कमीशन दिल्ली का चेयरमैन हूँ, फ़ी रिम्बर्समेंट पूरा हो जाता है। अगर आप डीपीएस मथुरा रोड में पढ़ रहे हैं या किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोलंबस में पढ़ रहे हैं, सबका फ़ी रिम्बर्समेंट पूरा पैसा मिल जाता है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ही। दूसरा, हम लोग दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन कोचिंग क्लासेस चलाता है, इसकी भी अल्लाह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, बच्चा जो निकलता है हमारा वही अपना नूर नगर उधर से निकलेगा, उसके अंदर जो है पर्सनैलिटी का उसका डेवलपमेंट टोटल नहीं होता, वो नहीं हो उसको मालूमात होनी चाहिए कैसे बोलना है, क्या करना पर्सनैलिटी है, डेवलपमेंट पर भी काम करना है, एजुकेशन के हालात भी बेहतर करने बहुत हैं, बेहतर करने। और जो अवेयरनेस की बात है वो भी जो है वो जरूर एक करनी है। रिजर्वेशन बहुत जरूरी है उसमें, मेरे ख्याल रिजर्वेशन से भी बहुत जरूरी है। है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए, अहम ख्यालात का इजहार किया। आज हम बात कर रहे थे सरकारी नौकरियों में आखिर मुसलमानों की तादाद कम क्यों है, उससे नुकसान जो है बहुत सारे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या दूसरी कमेटीज की रिपोर्ट हो, उसमें सब में कहा गया है कि वाकई मुसलमानों की तादाद सरकारी नौकरियों में बहुत कम है। वक्त आ गया है कि जो हुकूमती सतह पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं हो। हुकूमतों को ईमानदारी से अपना जो है, जो उनका फ़र्ज़ है वो अदा करना होगा, और साथ ही साथ जो मुस्लिम तबका है हमारा, उसे भी अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और बेदार होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको आपका हक मिल पाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा।